नमस्कार, मैं कमल कौशिक। आप देखना शुरू कर चुके हैं खबर की टह तक पहुंचेंगे। हर खबर पर बात करेंगे। सबसे पहले शुरुआत हरियाणा से करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगातार विजय संकल्प रैली को संबोधित कर रहे हैं। अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं और लोकसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी को मजबूती देने का प्रयास कर रहे हैं। नारनौल का भी उनका दौरा है। बीजेपी की विजय संकल्प रैली यहां भी आयोजित की जा रही है। सीएम नायब सिंह सैनी यहां पहुंचेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील करेंगे जनता से। चौधरी धर्मवीर सिंह के पक्ष में वोट की अपील की जाएगी। यहां से भिवानी महेंद्रगढ़ से बीजेपी के उम्मीदवार हैं धर्मवीर सिंह और उनके पक्ष में ही वोट की अपील उनको करनी है। उनकी जिम्मेदारी बड़ी है, अलग अलग जगह जा रहे हैं। कई रैलियों को पहले भी संबोधित कर चुके हैं। इस बार नंबर है नारनौल का। हम इस पर चर्चा करेंगे। खबर की तह तक पहुंचेंगे। हमारे साथ हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी सीधे जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, नारनौल क्षेत्र थोड़ा सा बताइए इसके बारे में, राजनीतिक लिहाज से और भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट के लिहाज से ये क्षेत्र कितना महत्वपूर्ण है किसी भी पार्टी के लिए? देखिए, बिल्कुल भिवानी महेंद्रगढ़ से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी चौधरी धर्मवीर सिंह को ही एक बार फिर बनाया गया है कमल, और इसी के साथ साथ जो मुख्यमंत्री नायब सैनी की तरफ से आज यहां पर चुनाव प्रचार किया जाएगा। जहां तक चुनाव प्रचार को लेकर के बात करें या फिर जिस तरीके से सीट की बात करें, तो अपने आप में इस सीट पर जो मुकाबला है वो भाजपा और कांग्रेस के बीच में मुख्य तौर पर देखने के लिए मिलता है। और इस पे अगर हम बात करें तो वोटिंग को लेकर के जो जाट मतदाता है या फिर अहीर बेल्ट से लगने के कारण जो है इसका प्रभाव भी यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। हालांकि तमाम जो दूसरे जो 36 बिरादरी हैं उनका असर भी अपने अपने स्तर पर देखने के लिए मिलता है, लेकिन ये दोनों ही जो खासतौर से जो जातियाँ हैं वो निर्णायक इस सीट पर रहती हैं। और इसी को लेकर के चौधरी धर्मवीर सिंह जो है उन पर लगातार दाव जो है बीजेपी की तरफ से खेलने का काम किया जा रहा है। जहाँ एक और भाजपा की हैट्रिक होनी है तो वहीं चौधरी धर्मवीर सिंह भी क्या अपनी हैट्रिक बना पाएंगे, ये देखना इस सीट पर काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि 10 की 10 सीटें लोकसभा की जीतने का जो नारा है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिया गया है। आज करीब 11 बजे का वक्त जो है वो रखा गया है। इसके आसपास ही मुख्यमंत्री नायब सैनी पहुंचेंगे नारनौल में, और इसी प्रकार से विजय संकल्प रैली जो अलग अलग क्षेत्रों के अंदर उनकी तरफ से की जा रही है उस रैली को संबोधित करते हुए वो नजर आने वाले हैं। जी कमल। जितेंद्र, जिस तरह से विजय संकल्प रैली आयोजित की जा रही है अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जिलों में, आपसे मैं जानना चाहता हूं जो बीजेपी की स्ट्रेटेजी है या मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जितनी मेहनत कर रहे हैं, आपको लगता है कि विरोधियों को चुनौती देने के लिए ये काफी है या और ज्यादा बीजेपी को प्रचार प्रसार में ताकत झोंकनी होगी? देखिए, भाजपा जो है वो अपने ताकत देने को लेकर के जो टॉप गियर की अगर हम बात करें तो 5 मई के बाद भाजपा पूरे तौर पर टॉप गियर के अंदर नजर आएगी, क्योंकि जो शीर्ष नेतृत्व से जुड़े हुए तमाम जो नेता हैं उनके हरियाणा दौरे को लेकर के जो कार्यक्रम है वो तय कर लिए जाएंगे और लगातार जो शीर्ष नेता हैं वो हरियाणा में आते हुए नजर आएंगे, जिसको लेकर के बड़े कार्यक्रम होते हुए नजर आएंगे। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला और भी अधिक जो है टॉप गियर की तरफ चलता हुआ नजर आएगा। जहां तक भाजपा की बात की जाए, लगातार चाहे मुख्यमंत्री हो, पूर्व मुख्यमंत्री हो, इस प्रकार की रैलियों को संबोधित करते नजर आते हैं, पब्लिक मीटिंग्स करते हुए नजर आते हैं। नारनौल के बाद मुख्यमंत्री आज गुरुग्राम में भी होंगे, वहां पर भी इसी प्रकार से एक जो मीटिंग है वो रखी गई है, और इसके बाद देर शाम जो है चंडीगढ़ पहुंचते हुए वो नजर आएंगे। तो ये कहा जा सकता है कि जगह जगह चाहे वो पब्लिक मीटिंग के माध्यम से हो या फिर जो है अपने जो कार्यालय हैं उनमें मीटिंग का सिलसिला हो, वो लगातार सिलसिले भाजपा की तरफ से चलाए जा रहे हैं, क्योंकि 10 की 10 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं। ऐसी स्थिति में चुनाव प्रचार जो है उसमें किस प्रकार से गति लाई जाएगी, उसमें किस प्रकार की स्ट्रैटेजी अपनाई जाएगी, और बिल्कुल क्योंकि लंबी रेस है, 25 मई एक लंबा वक्त जो है वो हरियाणा के चुनाव को लेकर के है। छठे चरण के अंदर जिस प्रकार से चुनाव होता हुआ नजर आ रहा है, तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से मैराथन दौड़ में शुरुआत में थोड़ा धीमा चलते हुए बाद में रफ्तार बढ़ाई जाती है, ठीक इसी स्ट्रैटेजी को अपने चुनाव में भाजपा अपनाते हुए नजर आ रही है। जी शुक्रिया इस खबर पर जानकारी देने के लिए, लेकिन बने रहिए, हम एक और खबर पर आपसे चर्चा करेंगे। अगली खबर बहादुरगढ़ से है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात कर लेते हैं। इस समय यह देखा जा रहा है कि बयानबाजी का दौर जैसे ही शुरू हुआ है लोकसभा चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव के वोटिंग तक ये सब कुछ यूं ही जारी रहने वाला है। बीजेपी पर यह बड़ा सियासी हमला किया गया है और एक बड़ा दावा भी है। पहले चरण में बीजेपी साउथ में साफ, नॉर्थ में हाफ बीजेपी पर यह तंज कसा है और यह बयान दिया भूपेंद्र हुड्डा ने। बीजेपी के 400 पार के नारे पर यह हुड्डा का बड़ा पलटवार था। बहुत कम शब्दों में, नपे तुले शब्दों में उन्होंने बीजेपी पर यह सियासी वार किया। सबसे पहले हम सुनते हैं
भूपेंद्र हुड्डा ने क्या कहा, उसके बाद चर्चा करेंगे कि इस बयान का आधार क्या है। सिर्फ ये क्या उनकी तरफ से पॉलिटिकल बयान है या फिर उनको वाकई में लगता है कि कुछ ऐसा है कि साउथ में बीजेपी के लिए अच्छे संकेत नहीं है। खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबसे पहले बयान। ये होगा हाल, साउथ में साफ, नॉर्थ में हाफ, बीजेपी का ये होगा हाल। साउथ में साफ, नॉर्थ में हाफ, बीजेपी का ये होगा हाल। हमारे साथ हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी लगातार जुड़े हैं। जितेंद्र, साउथ में साफ, नॉर्थ में हाफ, इसका मतलब समझाइए। सबसे पहले तो क्या कहना चाहते हैं हुड्डा? बहुत कम शब्दों में बताया उन्होंने। तरीके से साउथ में अपनी पूरी ताकत लगाने का काम भाजपा की तरफ से किया गया है कि साउथ के अंदर भी इस बार कुछ सीटें जो है वो जीत करके आई जाए। एक स्ट्रेटजी इसको लेकर के अपनाई गई है और आप देख रहे हैं कि ज्यादातर जो कार्यक्रम है वो भाजपा के जो बड़े नेता हैं उनके साउथ के अंदर ही होते हुए नजर आए हैं। और जैसे ही फेज जो है वो नॉर्थ का शुरू होगा तो नॉर्थ के अंदर ये कार्यक्रम नजर आएंगे। लेकिन विपक्षी जो है इस पर पूरा वार पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं और उनका साफ तौर से यही कहना है कि साउथ के अंदर साफ होने वाली है और नॉर्थ के अंदर हाफ होने वाली है बीजेपी। ये नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा का कहना था। ये बयान भी हमने अपने दर्शकों को सुनवाया है। उसका मकसद यही है कि क्योंकि विपक्ष कभी भी नहीं चाहेगा कि जो स्ट्रेटेजी बीजेपी अपना रही है उसमें किसी प्रकार की कामयाबी उसको मिले। उसी को ध्यान में रखते हुए नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा का यह बयान है, क्योंकि अलग अलग आंकलन जो है वो नॉर्थ से भी निकल करके आ रहे हैं। जिस तरीके से 10/10 की स्थिति जो है वो इससे पहले साल 2019 के चुनाव में थी, उस स्थिति को लेकर के लगातार सवाल उठाने का काम विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है। कभी 400 पार के नारे को 75 पार का जो हरियाणा का नारा था उससे कंपैरिजन करते हुए विपक्ष के नेता दर्शा रहे हैं, तो कभी इस प्रकार के बयान जो है वो आ रहे हैं ताकि चुनावी माहौल के अंदर लोगों के सामने एक इंप्रेशन इसको लेकर के दिया जा सके। इसी मकसद के साथ इस प्रकार के बयान दिए जाते हैं और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से भी हरियाणा में ये बयान भाजपा को लेकर के दिया गया है। जी शुक्रिया इस खबर पर भी जानकारी के लिए। बने रहिए हमारे साथ। एक और खबर पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। यह खबर हरियाणा की राजनीति से जुड़ी खबर है। हरियाणा में इनेलो क्या दूसरी पार्टी से समर्थन ले रही है? अगर हाँ तो कौन सी पार्टी से? दरअसल इनेलो और अकाली दल का बहुत पुराना रिश्ता है। ऐसे में अकाली दल लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी तरफ से रणनीति बना रही है पंजाब में, इधर इनेलो अपने आप को मजबूती देने की कोशिश कर रही है हरियाणा में। अकाली दल के साथ मिलकर इनेलो चुनाव लड़ने की सोच रही है। इनेलो की नेता अभय चौटाला ने इस बात की जानकारी खुद दी। हम लोकसभा चुनाव अकाली दल के साथ मिलकर लड़ेंगे, ये बात कह दी गई है। इनेलो और अकाली दल ने ही कांग्रेस को समर्थन नहीं किया। बीजेपी देश को कमजोर कर रही है, इसलिए मिलकर मुकाबला करेंगे, ये बात अभय चौटाला ने कही है। हमने हमेशा पंजाब के अंदर अकाली दल जब भी चुनाव लड़ा, अकाली दल की हमने खुल करके मदद करी। और हमारे यहाँ पे भी हमेशा जब भी विधानसभा के चुनाव हुए, लोकसभा के चुनाव हुए, पहले बड़े बादल साहब आते रहे और अब सुखबीर जी ने भी लगातार अपनी जिम्मेवारियां निभाई। अब क्योंकि हरियाणा में चुनाव पहले है, तो परसों जब आपस में मिले तो ये तय हुआ था भी आज मीटिंग करेंगे और मीटिंग में ड्यूटियां लगाएंगे। जहाँ उन्होंने आज अपने सारे पार्टी के पदाधिकारियों की ड्यूटी और जिम्मेवारी लगाई है, वहीं मैं भी अब जहाँ जहाँ नॉमिनेशन फाइल करवाऊंगा, हमारी पार्टी का भी एक फैसला है, क्योंकि हमारे पहले चुनाव हो जाएंगे और चुनाव के बाद इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का एक कार्यकर्ता पंजाब में अकाली दल की मदद करेगा। जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं। जितेंद्र, ये कोई पहली बार नहीं होगा, इससे पहले भी हमने देखा है कि पुराना रिश्ता है इनेलो का और अकाली दल का। पंजाब में कई बार अकाली दल की मदद करने की बात पहले भी की जा चुकी है इनेलो की तरफ से, अभय चौटाला की तरफ से, हमने खुद सुना है। इस लोकसभा चुनाव में कोई नया एक्सपेरिमेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी क्या रणनीति अख्तियार की दोनों पार्टियों ने, एक बार समझाइए खबर की तह तक पहुंचकर। देखिए, रणनीति सीधे तौर पर है कि शिरोमणि अकाली दल और इंडियन नेशनल लोकदल हरियाणा में मिलकर के चुनाव लड़ेंगे, यानी उनके जो अनुयायी होंगे, जो समर्थक होंगे, वो इंडियन नेशनल लोकदल को सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। जहां एक और अगर हम बात करें कुरुक्षेत्र सीट से खुद अभय चौटाला नजर आ रहे हैं, लड़ रहे हैं चुनाव, तो ऐसी स्थिति में अकाली दल का सहयोग अगर उन्हें मिलता है, क्योंकि पंजाब से लगती बेल्ट है, उनको इसका फायदा मिले, इसको लेकर के ये रणनीति रखी गई है। क्योंकि एसवाईएल का एक मुद्दा आपको याद होगा, कमल, जब राजनीतिक रिश्ता जो है वो अभय चौटाला की तरफ से खत्म कर लिया गया था, लेकिन राजनीति में जो रिश्ते हैं
वो मौक़ों को देखते हुए जो है बनाए जाते हैं, और जब मौके इस प्रकार के हों तो उन रिश्तों को दोबारा से जन्म दे दिया जाता है। तो इसी का ये नतीजा है। बलविंदर भूंदर जो कि हरियाणा इंचार्ज हैं शिरोमणि अकाली दल के, उनके साथ मिलकर के ये फैसला हुआ है। इससे पहले प्रकाश सिंह बादल से भी अभय चौटाला की बातचीत हो चुकी थी, जिसके बाद ये फैसला हुआ है कि अकाली दल और इनेलो साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। यानी जो इस प्रकार के जो वोटर्स होंगे, खासतौर से जो सिख वोटर्स या पंजाबी समुदाय से जुड़े जो वोटर्स हैं और जो अकाली दल को सपोर्ट करते हैं या उसके समर्थक हैं, उनका फायदा जो है वो इनेलो लेने की फिराक में है, और उसी को देखते हुए इस प्रकार का ये समझौता होते हुए नजर आया है। जी, साथ ही ये भी बताइए कि जो लोकसभा चुनाव में रणनीति बनाई जाती है दो पार्टियों के लिए, एक दूसरे स्टेट में अच्छा खासा अपना जनाधार रखती है, और जो हालत अकाली दल की आज है पंजाब में, और ठीक ठीक इनेलो की हम कंपैरिजन करें तो कुछ कुछ हद तक वही है। कभी सत्ता में हुआ करती थी, बहुत मजबूत अकाली दल हुआ करती थी, लेकिन जो पिछले कुछ सालों की बात करें तो काफी नुकसान हुआ है। इनेलो के साथ भी ऐसा ही हुआ। 2014 के चुनाव को देखें, 2019 को देखें तो बहुत डिफरेंस आया था। अपने अस्तित्व को बचाने के लिए भी कई बार पार्टियां इस तरह के फैसले लेती हैं, या आपको लगता है कि जो रिश्ता पुराना था वही काम आ रहा है इस तरह से? देखिए, बिल्कुल यहाँ जो पुराना रिश्ता है वही काम आ रहा है, और दूसरी तरफ जो क्षेत्रीय पार्टी होती हैं कमल, वो कार्डर बेस्ड पार्टी होती हैं। समर्थकों के और जो उनके जो कार्यकर्ता हैं वही उनकी पूरी तौर पर ताकत होते हैं, और उनको ताकत दे करके आगे सत्ता में किस प्रकार से आया जाए, ये पूरी रणनीति इसको लेकर के अपनाई जाती है। तो ऐसी स्थिति में इनेलो और दूसरी तरफ शिरोमणि अकाली दल दोनों ही अपने कार्यकर्ताओं के बूते आगे किस प्रकार से बढ़े, ये कहीं ना कहीं एक प्रयास रखा गया है। और इस प्रयास में सफलता कितनी मिलती है, लोग इस पर कितना भरोसा कर पाते हैं, ये आने वाली 25 मई को पूरे तौर पर तय होगा, जब लोग अपना वोट डालेंगे और ये पता चलेगा। हालांकि इसको लेकर के सभी पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, इनेलो हो, सभी पार्टियां ये प्रयास कर रही हैं कि किस तरीके से जनता के मन में इस वक्त उतरा जाए, चाहे फिर इसके लिए पल्लेदारी करनी हो, खेतों के अंदर गेहूं काटने हो, या फिर किसी के साथ समर्थन क्यों ना लेना हो। ये समय ऐसा होता है जिस समय पुरानी तमाम बातों को भूल करके और अपने रसूख को भूल करके केवल जनता के दिल में उतरने के लिए हर संभव प्रयास किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जितेंद्र चौधरी, इस खबर पर भी जानकारी आपने दी है। आगे बढ़ते हुए हिमाचल की बात करेंगे। हिमाचल हाईकोर्ट में सीपीएस मामले में आज भी सुनवाई होने जा रही है, और मामले को लेकर 24 अप्रैल तक बहस होने वाली है। कल भी हमने इसको लेकर जिक्र किया था। हाईकोर्ट में बहस का आज दूसरा दिन है। बहस के बाद हाईकोर्ट अपना निर्णय सुनाएगा, ऐसी जानकारी भी मिल रही है। हमारे साथ प्रदीप ठाकुर हमारे ब्यूरो जुड़ चुके हैं, उनसे हम बातचीत भी करते हैं। प्रदीप, कल क्या हुआ, सबसे पहले तो ये बताइए हमारे दर्शकों को, और आज क्या हो सकता है, क्या प्रोसेस है, क्या प्रक्रिया है फैसले तक की, ये भी हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। बिल्कुल कमल, देखिए पिछले कल सुनवाई शुरू हुई है सीपीएस मामले में। जो इनकी नियुक्तियों को लेकर चुनौतियां दी गई है बीजेपी की तरफ से, एक कल्पना देवी है और तीसरी पीपल फॉर रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस, ये तीन याचिकाएं हैं, इनकी इकट्ठे सुनवाई हो रही है। तो रोजाना आधार पर पिछले कल से सुनवाई शुरू हुई है, और जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर और जस्टिस बिपिन चंद्र नेगी, उनकी खंडपीठ में ये सुनवाई हो रही है। पहला दिन था पिछले कल, और सभी पक्षकारों ने अपने पक्ष रखा है। बीजेपी की तरफ से भी जो उनके वकील है सुप्रीम कोर्ट से आए थे, उन्होंने पक्ष रखा है और अपनी याचिका के पक्ष में ठोस जो बातें हैं वहां पर कही है। हालांकि सरकार की तरफ से एक मत जो है, जो एडवोकेट जनरल की तरफ से वहां पर आग्रह किया गया कोर्ट से कि आप इसकी सुनवाई के लिए अगली डेट दीजिए, कि काफी महत्वपूर्ण विषय है और हमने अपनी बात पूरी तरह से रखनी है। तो उस पर कोर्ट ने साफ इनकार किया। उन्होंने कहा कि हम पहले ही निर्धारित कर चुके थे कि 22 तारीख से लेकर 24 तारीख तक लगातार सुनवाई होनी है, रोजाना आधार पर सुनवाई होती है, तो ये सुनवाई होगी। बाकी जो है आप अपना पक्ष जो है आज के लिए सरकार की तरफ से उन्होंने अपना डिटेल में पक्ष रखना है। इसमें जो सीपीएस भी हैं वो भी व्यक्तिगत तौर पर इसमें पार्टी बने हैं, तो उन्होंने भी अपना पक्ष रखना है। अगले कल भी सुनवाई होनी है, तो कुल मिलाकर 3 दिन तक जो है सुनवाई का दौर रहेगा, और संभवतः देखना ये होगा कि कल क्या होगा सुनवाई के बाद, क्या फैसला सुरक्षित रखा जाता है, या फिर तो हिमाचल हाईकोर्ट है उन्हें लगता है कि इसके लिए सुनवाई के लिए और वक्त दिया जा सकता है, तो क्या अगली डेट दी जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जब 2 अप्रैल की हियरिंग हुई थी उसमें ये स्पष्ट किया गया था कि जो अगली जो सुनवाई होनी है वो एक तरह से फाइनल सुनवाई होनी है, तो अपनी तरफ से पूरी तैयारी करें। अब जानकारी ये है कि जो सरकार की तरफ से पैरवी कर रहे हैं एडवोकेट जनरल,
उनके साथ साथ अब 2 नए वकील इसमें जोड़े गए हैं। हालांकि अभी जो है क्या व्यक्तिगत तौर पर मौजूद रहेंगे या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ जुड़ेंगे, ये देखने वाली बात होगी। तो कपिल सिब्बल जो है और एक और वकील उनको जो है इसमें जोड़ा गया है, इस तरह की जानकारी है। तो अब देखना ये होगा कि आज की सुनवाई में सरकार का पक्ष क्या रहता है, बाकी जो सारे पक्षकार हैं वो अपनी अपनी बात क्या कहते हैं। ये इतना जरूर है प्रदीप कि जो चुनौती दी गई बहस है। होगी, दलीलें पेश की जाएंगी एक दूसरे के खिलाफ, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि निर्णय तक कोर्ट पहुंचेगी। और ये जो बहस हो रही है, लगातार चल रही है, आज भी चलेगी, ये कितनी निर्णायक साबित होगी इस पूरे मामले में, पहले की सुनवाई को लेकर और इन बहस को लेकर? बिल्कुल, देखिए हिमाचल हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई में ही कहा था कि ये अति महत्वपूर्ण मामला है, तो इसका जल्दी निपटान होना चाहिए। और इसी से जुड़ी ये 3 दिन लगातार सुनवाई के लिए रखे गए हैं। और अगर बात करें अगले कल की, तो अगर जो लगता है कोर्ट को कि सारी बातें अब इसमें क्लियर हो चुकी हैं, तो उसके बाद ये जानकारी है कि फैसला सुरक्षित भी रखा जा सकता है। हालांकि कल कम चांस है कि कोई फैसला दे, लेकिन फैसला सुरक्षित रखा जा सकता है और उसे आने वाले दिनों में फैसला सुनाया जा सकता है। जी। लेकिन इतना जरूर है कि ये काफी महत्वपूर्ण विषय अब बन गया है। और हम कह सकते हैं कि एक तरह से जो 6 सीपीएस हैं, उनके पॉलिटिकल करियर को लेकर भी ये इस सुनवाई होने जा रही है, इससे बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। और अगर लाभ का पद जो है वो साबित होता है, कोर्ट मानता है कि हाँ लाभ का पद है, जो हिमाचल विधानसभा ने एक्ट बनाया है सीपीएस का, वो जो है असंवैधानिक करार किया जाता है, तो उस स्थिति में हम कह सकते हैं कि उन पर संकट आ सकता है। लेकिन अभी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का रास्ता भी है, वहां भी सीपीएस जा सकते हैं, या फिर जो बीजेपी का जो याचिकाकर्ता पक्ष है उनको लगता है हमारे फेवर में निर्णय नहीं आया है, वहां जा सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि बहुत सारी चीजें इस 3 दिन की सुनवाई होने जा रही है, आज और कल 2 दिन बचे हैं, तो इसमें बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि याचिकाकर्ता पक्ष की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है इस तरह की नियुक्तियों को असंवैधानिक करार दे चुका है। सरकार का पक्ष ये कहता है कि हमने एक पद का निर्माण किया है, पद का सृजन किया है, बाकी हम कोई और लाभ को नहीं दे रहे, मंत्रियों जैसा काम नहीं कर रहे हैं। संविधान में प्रावधान किया गया है कि जितने विधायक हैं उसका 15% ही मंत्री बन सकते हैं। हिमाचल में ये संख्या मुख्यमंत्री समेत 12 बनती है, लेकिन सीपीएस जो है वो अलग से जब जुट जाते हैं, तो ये याचिकाकर्ता पक्ष का कहना है कि उनको भी मंत्रियों जैसे पावर जो है वो मिली हुई है, ऑफिस मिले हैं, गाड़ियां मिली हैं, सारी सुविधाएं वो ले रहे हैं, घर उनको जो है मंत्री स्टेटस के मिले हैं। ये सारी बातें उनकी तरफ से कही गई है। अब देखना ये होगा कि सारी दलीलों के बाद हाईकोर्ट इसमें क्या निर्णय देता। बहुत बहुत धन्यवाद, विस्तार से आपने इस खबर के बारे में जानकारी दी है, खबर की तह तक आप पहुंचे। आगे बढ़ते हुए उत्तराखंड की बात करेंगे। आज से उत्तराखंड के दौरे पर रहने वाली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिन के उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति एम्स ऋषिकेश के चौथे दीक्षांत समारोह में उनको शामिल होना है। बुधवार को आईएफएस के प्रशिक्षु अधिकारियों का दीक्षांत समारोह है। दीक्षांत समारोह में यहां भी हिस्सा लेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति के दौरे का शेड्यूल जारी हो चुका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज से 2 दिन का उत्तराखंड का दौरा है। आज और कल उत्तराखंड में ही रहेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खास तौर पर यहां मौजूद रहेंगी। विशेष विमान से शाम को 4 बजे जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंच जाएंगे। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनका स्वागत करेंगे। राष्ट्रपति एम्स ऋषिकेश के चौथे दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगे। हमारे साथ नासिर हुसैन हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं देहरादून से। नासिर, और विस्तार से बताइए राष्ट्रपति के इस दौरे को लेकर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। पहला जो दीक्षांत समारोह है वो ऋषिकेश में एम्स में होने जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर चौथा दीक्षांत समारोह आयोजित किया जा रहा है और वहाँ से जो डॉक्टर पास आउट होंगे उनको उपाधियां देंगी डॉक्टर राष्ट्रपति। और उसके बाद अगले दिन जो दीक्षांत समारोह रखा गया है वो IFS यानी जो FRIS फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है देहरादून, इसमें रखा गया है। उसके बाद बुधवार को देहरादून आएंगे और देहरादून में ही वो जो IFS जो प्रशिक्षु अधिकारी हैं उनको उपाधियों से नवाजे जाएंगे जो पास आउट हो रहे हैं। ये कह सकते हैं कि जो दोनों दिन का दौरा है वो कहीं ना कहीं बहुत खास माना जा रहा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का, और इसका पूरा का पूरा शेड्यूल तैयार कर लिया गया है। आज जब वो ऋषिकेश पहुंचेंगी तो ऋषिकेश के जो रूट्स हैं वो डाइवर्ट कर दिए गए हैं।
पुलिस ने इसको लेकर के तमाम तैयारियां कर ली हैं, क्योंकि ऋषिकेश में एम्स है, तो ऐसे में जो लोग यात्रा पर आ रहे हैं उनके लिए खासतौर पर ताकीद की गई है कि वो हरिद्वार से ऋषिकेश आने के लिए इन 2 दिन को अवॉइड करें, और 2 दिन तक क्योंकि रूट को डाइवर्ट किया गया है, जो भी लोग आएंगे उनको नेपाली फार्म से डाइवर्ट करके देहरादून भेज दिया जाएगा, और उसके बाद जब तक राष्ट्रपति ऋषिकेश में एम्स रहेंगी तब तक वहां पर किसी को जाने की इजाजत नहीं होगी। वहीं दूसरे दिन जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देहरादून का रुख करेंगी, देहरादून पहुंचेंगी, तो उस वक्त देहरादून के भी रूट डाइवर्ट किए गए हैं। उसमें भी देहरादून में आने वाले लोगों को लच्छीवाला जो टोल ब्रिज है उससे वहां से डाइवर्ट किया गया है, ताकि लोग वहां ना आए और देहरादून के बाहर रहें, क्योंकि पूरी तरीके से जीरो जोन किया जा रहा है। और ये जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का पूरा दौरा है, ये बिल्कुल रोड बाय रोड होने वाला है, तो जाहिर तौर पर बहुत परेशानी लोगों को उठानी पड़ सकती है अगर वो कार लेकर निकलेंगे। इसलिए पुलिस ने बार लोगों से यही अपील की है कि वो कार लेकर बाहर ना निकलें, अपने जो स्थानीय काम है, लोकल काम है, वो स्कूटर मोटरसाइकिल से ही निपटा लें। ठीक है। अगर कारें सड़कों पर उतरेंगी तो जाहिर तौर पर खासी दिक्कतों का सामना लोगों को उठाना पड़ सकता है। शुक्रिया इस खबर पर जानकारी देने के लिए, लेकिन बने रहिए हमारे साथ, आप पर फिर से फोकस होगा और आपसे फिर से बातचीत होगी। 10 मई से उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा शुरू होने जा रही है। इसको लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह भी देखा जा रहा है। यात्रा को लेकर यात्रियों का रजिस्ट्रेशन भी जारी है। 4 धाम यात्रा के लिए 60 दिनों में पंजीकरण का आंकड़ा 12 लाख से भी ज्यादा हो चुका है। वहीं 20 जून तक केदारनाथ हेली सेवा की बुकिंग पहले से ही फुल है। ऐसे में उत्तराखंड सरकार 4 धाम यात्रा की तैयारियों को लेकर अलर्ट दिखाई दे रही है। सरकार यात्रा के दौरान कोई कमी ना रहे, इसको लेकर पूरी तैयारी कर चुकी है। एक एक करके जानकारी हम आपको दे रहे हैं। केदारनाथ में हेली टिकट फुल हो चुकी है। बाबा केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए शुरू हुई हेली सेवा की बुकिंग। 20 अप्रैल को केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवाओं के टिकट बुकिंग शुरू की गई थी। यह बुकिंग 10 मई से 20 जून तक के लिए खोली गई। चंद घंटों के बाद ही 10 मई से 20 जून तक के सभी हेली टिकट बुक हो गए। उकाड़ा ने 15 सितंबर से 31 अक्टूबर के बीच हेली सेवा के लिए बुकिंग शुरू की। इस बार यात्री चार्टर्ड हेलीकॉप्टर भी 4 धाम यात्रा में ले जा सकेंगे। ये जानकारी पहले भी हम आपको मुहैया करवा चुके हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए। नासिर, ये बताइए, सरकार के लिए इस बार की 4 धाम यात्रा कोई चुनौती आपको लगती है, या फिर जो अनुभव सरकार को बहुत पहले से हो चुका है और धार्मिक सरकार को भी हो चुका है, आपको लगता है कोई परेशानी नहीं बल्कि सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा, ये उम्मीद हम मानकर चलें? कमल, बिल्कुल ये जरूर कह सकते हैं कि उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा सरकार के लिए हमेशा चुनौती रहा है, और इस बार और ज्यादा चुनौती बढ़ने वाली है। क्योंकि यात्रियों की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। 10 मई से कपाट खुलेंगे, हालांकि बद्रीनाथ धाम के कपाट 12 मई को खुलेंगे, लेकिन यात्रा जो है वो 10 मई से शुरू हो जाएगी। और उसी 10 मई की तैयारियों को देखते हुए लंबे समय से तैयारियां की जा रही थी, तो तैयारियां लगभग पूर्ण कर ली गई है। लेकिन जिस तरीके से 10 मई तक से जो यात्रा शुरू होने वाली है, अब तक जो यात्रियों का रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा है वो 12 लाख पहुंच चुका है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में 4 धाम यात्रा को लेकर के करोड़ों लोग उत्तराखंड आने वाले हैं। तो ऐसे में सरकार को तैयारियां बहुत और ज्यादा अच्छी करनी और बेहतर करनी होगी, क्योंकि अगर संख्या बढ़ती है, क्योंकि पिछले अगर कुछ सालों की बात करें तो कोरोना काल की वजह से कुछ लोग यात्रा नहीं कर पाए थे, तो वो लोग भी चाहते हैं कि वो ज्यादा से जल्द यात्रा कर सके। और जिस तरीके से पिछले साल यात्रा का रिकॉर्ड टूटा था, इस बार भी यात्रा का रिकॉर्ड टूटने वाला है, क्योंकि यात्रियों की संख्या बढ़ने वाली है। 10 मई से यात्रा शुरू हो जाएगी। और जो हेली सेवाओं की अगर हम बात करें तो हेली सेवाएं 10 मई से लेकर 20 जून तक हेली सेवाओं की जो बुकिंग है वो पूरी तरीके से फुल हो गई है, यानी अभी से वो पूरी तरीके से फुल हो गई है। अब अगर कोई चाहता है कि हेली सेवाओं के माध्यम से वो यात्रा कर सके तो उसको भी मौका नहीं मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से रजिस्ट्रेशन लगातार बढ़ रहा है, उससे कहीं ना कहीं सरकार की और ज्यादा चुनौती बढ़ने वाली है। कमल, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए आपका। इस खबर पर भी और खबर की तह तक आप पहुंचे, शुक्रिया आपका नासिर हुसैन। खबर की तह तक में अब बात करेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की, जिनका आज गुरुग्राम का भी दौरा है। गुरुग्राम में कुछ डेलीगेट्स के साथ उनको मीटिंग करनी है। मुख्यमंत्री यहां पर बैठक करेंगे। PWD रेस्ट हाउस में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बैठक करने वाले हैं। यूट्यूबर्स के साथ भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बैठक करेंगे। शाम को 4 बजे यूट्यूबर्स के साथ उनकी बड़ी बैठक है, उनसे वार्तालाप किया जाएगा। जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस है उनसे बातचीत करेंगे, जो इन्फ्लुएंस करते हैं सोशल मीडिया को, जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं
उनसे बातचीत करने का भी कार्यक्रम आज का है। पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में मुख्यमंत्री आज मीटिंग भी करेंगे, कुछ डेलीगेट से मिलेंगे। खबर की तह तक में आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।